Hello everyone, welcome to Brainchild IS Academy. Today's date is 27th जनवरी और 27 जनवरी का हम PIV रिलीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। सबसे पहला न्यूज़ है द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर एड्रेसेस फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन 2021-22। Okay, Union Agriculture Minister addresses fourth National Conference on Agriculture for Summer Campaign 2021-22। तो यहाँ पे एक समर कैंपेन चलाया गया है। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है एग्रीकल्चर पे। किस चीज़ के लिए? जो एग्रीकल्चर का जो समर कैंपेन होता है 2021-22 का जो समर कैंपेन होगा। देखिए 21-22 का समर कैंपेन का मतलब जो समर क्रॉप्स होते हैं, समर क्रॉप मतलब जायद क्रॉप्स, उन पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस किस चीज़ पे हुआ है? ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन 2021-22। तो 2021-22 में जो समर क्रॉप्स होंगे, जो जायद क्रॉप्स जिन्हें बोला जाता है, जनरली उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जायद क्रॉप्स में, और भी चीज़ें होती हैं। तो उसी के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुआ है। जो आने वाला हमारा समर क्रॉप्स होगा, जायद क्रॉप, जो जायद सीजन होगा, ठीक है, समर क्रॉप्स भी जिन्हें बोला जाता है, तो उन पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ है। ओके, और यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो समर क्रॉप्स होते हैं, यानी जो जायद क्रॉप्स होते हैं, वो सिर्फ फार्मर्स का एक्स्ट्रा इनकम नहीं बनाते, बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते हैं रबी और खरीफ फसल के बीच में। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जो रबी और खरीफ जो क्रॉप्स होता है, जो सीजन होता है, उसके बीच में फार्मर्स अनएम्प्लॉयड होते हैं, इसी को बोला जाता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसको एड्रेस करने के लिए ये जो जायद क्रॉप्स होता है या समर क्रॉप्स होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है। अब यहाँ पे समझेंगे रबी सीजन कौन सा सीजन है, खरीफ सीजन कौन सा सीजन है, और समर सीजन कौन सा सीजन है, समर क्रॉप या जायद क्रॉप का सीजन कौन सा है। तो देखिए खरीफ जनरली खरीफ क्रॉप्स को बोला जाता है मानसून क्रॉप। ठीक है, और ये जनरली सितंबर अक्टूबर में इसे बोया जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसे मानसून क्रॉप कहा जाता है। और जनरली इसमें जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए इन्हें मानसून क्रॉप कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं राइस, ठीक है, मेज, कॉटन। तो ये सारे क्रॉप हैं जिन्हें ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मानसून सीजन में उगाए जाते हैं खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को बोला जाता है विंटर क्रॉप्स। ठीक है, रबी क्रॉप्स को बोला जाता है विंटर क्रॉप्स, क्योंकि ये विंटर में उगाए जाते हैं। ठीक है, और इन दिनों के बीच में एक समर क्रॉप्स होता है या जायद क्रॉप्स भी इसे बोलते हैं, जिसमें जनरली की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। लेकिन अब इसमें पल्सेस और दूसरे कोर्स सीरियल्स या न्यूट्रिशस सीरियल्स को भी इसमें जगह दी जा रही है। ठीक है, तो the government has taken new initiative through various program for cultivation of summer crops such as pulses। यानी अब इस सीजन में भी पल्सेस, कोर्स सीरियल्स, न्यूट्रिशियल क्या होते हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशियस जो होते हैं, एंड वाइल्ड सीड, इन पे भी गवर्नमेंट कई सारे प्रोग्राम चला रही है कि समर क्रॉप्स के कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाए, खासकर जो पल्सेस, कोर्स सीरियल्स या न्यूट्रिशियल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो समर सीजन में यानी समर क्रॉप्स में जो कल्टीवेटेड एरिया है उसका आधे से ज़्यादा पल्सेस के अंडर होता है। यानी समर सीजन में जो भी जितने भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं और जो भी कल्टीवेटेड एरिया है उसमें से मोर देन हाफ, ठीक है, मोर देन हाफ यानी आधा से ज़्यादा पल्सेस के अंडर होता है। पल्सेस, वाइल्ड सीड एंड न्यूट्रिशनल्स के अंदर होता है। और जिन फार्मर्स के पास इरिगेशन फैसिलिटी है वो समर सीजन में भी राइस एंड वेजिटेबल्स को कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि राइस, वेजिटेबल्स भी कल्टीवेट करते हैं वैसे फार्मर जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है समर सीजन में। ठीक है, जनरली ये खरीफ सीजन का क्रॉप है राइस, बट समर सीजन में यानी जायद सीजन में भी इसे उगाया जाता है उन फार्मर्स के द्वारा जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटी दिया गया है।
अब यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ हाईलाइट किया गया है कि जो जायद क्रॉप्स है उनके अंदर कितना एरिया है, मतलब उनके अंदर जो मतलब जायद क्रॉप्स के अंदर जो एरिया है, जो कल्टीवेटेड एरिया है जायद क्रॉप्स के अंदर, उसमें इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना 2.7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, यानी 29.71 लाख हेक्टेयर से 2017 में 29.71 लाख हेक्टेयर था, वो बढ़कर 80.46 लाख हेक्टेयर 2020-21 में हुआ है, यानी 2.7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एरिया अंडर द जायद क्रॉप्स। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रोग्रेस माना जा सकता है, क्योंकि जायद क्रॉप्स की के अंदर एरिया बढ़ता है तो इससे फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम तो जनरेट होगा ही, साथ साथ जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो भी दूर हो सकता है। द ऑब्जेक्टिव ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो क्रॉप परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो समर सीजन में जो क्रॉप का परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करना, उसको एसेस करना, साथ ही साथ जो टारगेट है, क्रॉप वाइज जो टारगेट है उसको फिक्स करना। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ये नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके जो समर सीजन में जो क्रॉप का टारगेट होगा उसको फिक्स किया जाएगा। ठीक है, और इस गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट दिया जाएगा? तो गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट दिया जाएगा, जैसे कि क्रिटिकल इनपुट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ताकि प्रोडक्शन को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। इंडिया में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रोडक्टिविटी की, और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ मैकेनाइजेशन। ठीक है, तो जो भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे थ्रू डिफरेंट एफपीओज, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो उनके थ्रू ये गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दिया जाएगा ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टारगेट क्या है समर क्रॉप में, कि ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन और पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। आपको पता है कि इंडिया सबसे द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, बट एट द सेम टाइम इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, और इसी वजह से हमें पल्सेस को इंपोर्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये ध्यान में रखा है कि पल्सेस को समर सीजन में पल्सेस को उगाया जाए, और और साथ ही साथ ऑयल सीड को भी उगाया जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी रखा है ऑयल सीड और पल्सेस के लिए। ठीक है, और अभी पल्सेस और ऑयल सीड के क्षेत्र में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने कुछ नए वैरायटीज़ के सीड डेवलप किए हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है इस कॉन्फ्रेंस में कि फार्मर्स को ये अवेयर किया जा रहा है कि इन सीड्स को वो अपनाएं और प्रोडक्टिविटी को इस तरह से वो बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ इस कॉन्फ्रेंस में स्टेट्स को ये बोला गया है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजर्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, या जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो आप पहले ही आप इसको प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, कि आपका क्या एस्टिमेट है, कितना फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, समर क्रॉप के लिए। और इस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला गया है कि स्टेट को एनपीके और लिक्विड यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इन प्लेस ऑफ डीएपी फर्टिलाइजर। डीएपी क्या होता है? डाई अमोनिया फॉस्फेट। ठीक है, डाई अमोनिया फॉस्फेट फर्टिलाइजर की जगह पे एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जो फर्टिलाइजर्स होता है, या फिर लिक्विड यूरिया होता है, उसको फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अभी आपको पता है कि इंडिया में जो फार्मर्स है जनरली किस पे डिपेंड है, किस फर्टिलाइजर पे? डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स पे ज़्यादातर ये डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो रेकमेंड क्या किया जा रहा है कि लिक्विड यूरिया को यूज कीजिए या एनपीके फर्टिलाइजर्स को यूज कीजिए। और फार्मर्स को ट्रेन करने के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने क्या किया है, विज्ञान जो कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है। ठीक है, दो आप इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है कृषि के क्षेत्र में। कृषि मतलब टेक्नोलॉजी जो यूज होता है एग्रीकल्चर में, उसके क्षेत्र में दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ध्यान में रखना है, कृषि विज्ञान केंद्र
और दूसरा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा। और इन दोनों को गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जॉइंटली कुछ ट्रेनिंग आप कंडक्ट करवाएं, जॉइंटली कुछ ट्रेनिंग कंडक्ट करवाएं, खासकर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, ताकि वो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकें और ये टेक्नोलॉजी ग्रास रूट लेवल तक पहुंच सके। आपको पता है कि इंडिया में मैक्सिमम जो 80% फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है और वो इस टेक्नोलॉजी को एफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें टेक्निकल स्किल नहीं है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है इन टेक्नोलॉजी को यूज करने का। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी को मैंडेट दिया गया कि आप स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ट्रेनिंग दीजिए इस टेक्नोलॉजी में, ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए और साथ ही इस टेक्नोलॉजी को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाए, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन की तरफ ध्यान करते हैं कि इंडिया में टोटल प्रोडक्शन क्या रहा, ठीक है। तो लगभग 3086.47 लाख टन फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किया गया है 2020-21 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है, ये फोर्थ एडवांस एस्टिमेट है, ठीक है। 3086.47 लाख टन फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किया गया है 2020-21 में, ठीक है। और ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ऑल टाइम रिकॉर्ड है, ठीक है। और पल्सेस एंड ऑयल सीड प्रोडक्शन के क्षेत्र में हमने एक ऑल्सो एक माइलस्टोन अचीव किया है। क्या किया है? 257.19 एंड 361.0 लाख टन हमने रिस्पेक्टिवली, मतलब 257.19 पल्सेस एंड 361.01 लाख ऑयल सीड हमने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। और कॉटन को भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रोडक्शन कॉटन का कितना होगा, 353.84 लाख बेल्स, ये कॉटन का प्रोडक्शन होगा, और जो कि इंडिया को नंबर 1 पोजीशन पर लेकर जाएगा, ठीक है। अभी इंडियन कॉटन प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे चाइना है। तो अगर इस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया का जो नेक्स्ट जो प्रोडक्शन होगा 21-22 में या फिर 20-21 में, वो 353.84 लाख बेल्स होगा, और ये इंडिया को टॉप 1 पोजीशन पे लेकर जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे कुछ टारगेट्स दिए गए हैं स्टेट्स को, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे नेशनल एंड स्टेट वाइज टारगेट फॉर पल्सेस, ऑयल सीड एंड न्यूट्री सीरियल्स वेर सेट फॉर द समर 2021-22 का जो समर क्रॉप्स होगा, समर सीजन जो होगा एग्रीकल्चर का, उसमें कुछ टारगेट रखा गया है नेशनल और स्टेट वाइज, ठीक है। किसके लिए? जो मेन फोकस हमारा किस पे है? पल्सेस, ऑयल सीड एंड न्यूट्री सीरियल्स पे। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि समर जो क्रॉप्स हैं समर सीजन में कौन कौन सी चीज़ें को फोकस किया गया, कौन कौन सी चीज़ें उगाई जाती हैं। तो कंपेयर टू 40.85 लाख हेक्टेयर्स अंडर दिस क्रॉप इन 2020-21, एन एरिया ऑफ 52.72 लाख हेक्टेयर विल बी कवर्ड डूरिंग, यानी जो समर क्रॉप्स के अंदर जो या जायद क्रॉप्स के अंदर जो कवर एरिया है उसको बढ़ा दिया गया है 21-22 में। कितना कर दिया गया है? 52.72 लाख हेक्टेयर, ठीक है। पल्सेस विल कवर 21.05 lakh hectare, while 13.78 and 17.89 lakh hectare will be brought under oilseed and nutri cereals respectively, ठीक है। और जो पल्सेस ऑयल सीड को कैसे प्रमोट किया जाएगा? थ्रू टारगेटेड राइस फैलो एरिया सब कंपोनेंट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा वो है, ओके, यहाँ पे हम देखें कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर एंड AFD एक फ्रांस की एक संस्था है, लॉन्च स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज टू नर्चर द इवॉल्विंग इकोसिस्टम ऑफ इंडिया वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने और साथ ही साथ इन पार्टनरशिप विद डिपार्टमेंट और DPED
PIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, और साथ ही साथ एजेंस फ्रांसेस डे डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट एजेंसी है फ्रांस की, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, सबको ये एक चैलेंज दिया गया है। उसमें पार्टिसिपेशन के लिए इनको बुलाया गया है कि आप आगे आए और जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको आप ड्राइव करें। जो सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको आप करें। ठीक है, उसमें इन्हें कुछ चैलेंज दिया गया है। चूँकि हमारा जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, तो इसलिए ये द चैलेंज 6 टू प्रमोट एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर इंटरवाइज डेवलपमेंट अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2। ठीक है, अब देखिए स्टार्टअप्स को क्यों ये चैलेंज दिया गया है, कि इसके पीछे दो कारण है। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 लॉन्च किया गया है। इसमें जो मेन फोकस है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 में, वो है सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन एंड सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट मेन फोकस है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो था उस 1 में क्या था, ऑफ एंड डेफेकेशन फ्री। ठीक है, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन पे ध्यान दिया गया है। और साथ ही साथ जो इंडिया में स्टार्टअप्स का स्पेस है वो भी काफ़ी इवॉल्व हुआ है। ठीक है, लगभग 70 यूनिकॉर्न कंपनीज है। यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं, जिनका जो वैल्यूएशन है $1 बिलियन होता है। वैसे कंपनीज, वैसे स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन होता है, उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है। लगभग 70 से ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, इंडिया में। ये जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 जो लॉन्च हुआ है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ है। और इसमें क्या करना है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को एडप्ट करना है। ठीक है, लोकल लेवल पे जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उसको, या फिर इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशन है, उसको एडप्ट करके उसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करके सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट करना है। तो इसके लिए हमें स्टार्टअप्स की ज़रूरत होगी, एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत होगी, जो लोकल लेवल पे जो इनोवेशन है या जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके उसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करके सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट करें। तो इसलिए ये चैलेंज रखा गया है, द स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज। ठीक है, और इसका एम है स्टार्टअप्स को मोबिलाइज करना। ठीक है, उन्हें अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो इस तरह के टेक्नोलॉजी का यूज करें, एक बिजनेस मॉडल बना के सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट कर सके। ठीक है, और ये जो चैलेंज है ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं इंडिया में उनके लिए है। ठीक है, जो कि इंडिया में रजिस्टर है। साथ ही साथ जो ऐसे इंडियन स्टार्टअप्स, ऐसे इंडियन जिसमें फ्रेंच एक्टर्स भी कोलैबोरेट किए हुए हैं। ठीक है, फ्रेंच कंपनीज भी उनके साथ कोलैबोरेशन में है, उन सारे लोगों को इनवाइट किया गया है इस चैलेंज में। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, ये जो चैलेंज दिया गया है किस लिए, कि सॉल्यूशन उन्हें देना है 4 एरियाज में, 4 थीमेटिक एरियाज में उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, और लोकल इनोवेशन का यूज़ करके इन 4 क्षेत्रों में उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है और एक बिजनेस मॉडल तैयार करना है, और ताकि उसे उसके थ्रू हम सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर सके। पहला है सोशल इंक्लूजन। ठीक है, जीरो डंप। दूसरा क्षेत्र है सोशल इंक्लूजन, मतलब सारे लोगों को कवर करना है। जो भी लोग छूटे हुए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या फिर सैनिटेशन में, उनको शामिल करना है इसमें, है ना। हर किसी को इसमें शामिल करना है, मतलब कोई भी एक घर ना छूटे, है ना। सोशल इंक्लूजन मतलब सोसाइटी, सोशल लेवल पे जितने भी हाउस होल्ड हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सब इस चीज़ में शामिल हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, मतलब कोई भी एक घर ना छूटे। पहला चैलेंज है। दूसरा है जीरो डंप। ठीक है, जीरो डंप मतलब डंपिंग नहीं करना है, वेस्ट को डंप नहीं करना। डंप का मतलब होता है ढेर लगा देना या जमीन के अंदर गाड़ देना, तो वो नहीं करना है। जीरो डंप का मतलब, जीरो डंप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब जो वेस्ट है उसको मैनेज करना है इस तरह से कि हम उसको यूजफुल चीज़ों में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, और उसे डंप ना करें। तीसरा है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो तीसरा चैलेंज क्या है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। चौथा है ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल इनेबलमेंट। और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी एक चैलेंज है कि ट्रांसपेरेंसी लाना है डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके।
ओके। और ये चैलेंज ये जितने भी पार्टिसिपेंट उनको एक प्लेटफॉर्म देगा, और ताकि वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है उसको शो कर सकें, उनका जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है उसको शो कर सकें, ठीक है। और जो भी टॉप 10 अवार्डी होंगे, मतलब जो टॉप 10 में आएगा, टॉप 10 जो एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स को जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन को, उसको अवार्ड दिया जाएगा। क्या अवार्ड दिया जाएगा? 25 लाख, हर किसी को 25 लाख रुपया दिया जाएगा। साथ ही साथ 1 ईयर ऑफ डेडिकेटेड इंक्यूबेशन सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंच टेक। फ्रेंच टेक एक फ्रेंच गवर्नमेंट्स का इनिशिएटिव है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। तो फ्रेंच टेक के द्वारा इन कंपनीज को 25 लाख रुपया तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ 1 साल का इनक्यूबेशन सपोर्ट। इनक्यूबेशन सपोर्ट का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। जैसे आपके पास कोई आइडिया है और आप एक कंपनी बनाना चाह रहे हैं उस आइडिया पे, उस टेक्नोलॉजी को वो करके, तो उसके लिए इंक्यूबेशन क्या करता है? इंक्यूबेशन में क्या होता है? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, मैनेजरियल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, आपको फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा। तो इनक्यूबेशन का मतलब होता है सपोर्ट करना। इनक्यूबेशन मतलब ग्रो करने के लिए आपको सपोर्ट किया जाएगा, और वो किसके द्वारा किया जाएगा? फ्रेंच टेक के द्वारा। फ्रेंच टेक क्या है? फ्रेंच गवर्नमेंट इनिशिएटिव है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा जितने भी एलिजिबल स्टार्टअप्स होंगे उनको एडिशनल इंसेंटिव दिया जाएगा, मतलब जो भी टॉप 10 में होंगे उनको एडिशनल इंसेंटिव क्या दिया जाएगा? अप टू ₹50 लाख फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विल ग्रो, ठीक है। एक वेंचर कैपिटल कंपनी है विल ग्रो। वेंचर कैपिटल मतलब जो नए स्टार्टअप्स नए स्टार्टअप्स को कैपिटल प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी है विल ग्रो। उनके द्वारा इन्हें 50 लाख का फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा। फॉलो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ये अपना कैपिटल उसमें लगाएंगे, कैपिटल का हेल्प दिया जाएगा, लेकिन इनका ऑनरशिप रहेगा उसमें, ठीक है। जैसे किसी स्टार्टअप को कैपिटल प्रोवाइड किया इन्होंने विल ग्रो, लेकिन विल ग्रो का अपना ऑनरशिप रहेगा उस स्टार्टअप में। और साथ ही साथ $1 लाख का क्रेडिट एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया जाएगा, जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है अमेजन वेब सर्विसेज, ठीक है, इसके द्वारा। देखिए ये जो चैलेंज दिया गया है वो किसका पार्ट है? जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो 2 है उसी के तहत हमने ये चैलेंज लॉन्च किया है। और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन चैलेंज 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। और इसका मकसद क्या था? इसका विजन क्या है? गार्बेज फ्री सिटी। तो ये याद रखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 का जो विजन है वो है गार्बेज फ्री सिटीज, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि इंडिया और फ्रांस के रिलेशन से भी ये इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इंडिया और फ्रांस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है, सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पार्टनरशिप किया है। और फ्रांस इंडिया को हेल्प करता है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में, ठीक है। फ्रेंच गवर्नमेंट रोल इन प्रमोटिंग इनोवेशन इन द वेस्ट मैनेजमेंट स्पेस इन इंडिया। यानी फ्रेंच गवर्नमेंट इंडिया को प्रमोट कर रही है वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रांस और इंडिया जो है वो जॉइंट एक्शन प्लास्टिक पोल्यूशन के अगेंस्ट इन्होंने जॉइंट एक्शन के लिए कमिटमेंट है। दोनों फ्रांस और इंडिया दोनों जॉइंटली कमिटेड है किसके लिए? टू टेक अगेंस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन, टू टेक एक्शन अगेंस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन। जो AFD है यानी फ्रांस का जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, तो उन दोनों ने मिलकर ये स्वच्छता चैलेंज को लॉन्च किया है। वो इसी डायरेक्शन में एक पहल है, क्योंकि फ्रांस एंड इंडिया दोनों कमिटेड है प्लास्टिक पोल्यूशन के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए, ओके। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए, जो न्यूज़ है वो है, यहाँ देखिए, हरियाणा स्टेप्स अप ODF प्लस एक्टिविटीज विथ ग्रे वाटर मैनेजमेंट। ये ODF प्लस क्या है?
देखिए ODF प्लस का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, तो स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन मिशन जो 1 का पार्ट था वो था ODF फ्री करना। ODF प्लस है मतलब उससे भी एक कदम आगे जाकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना, ठीक है, या फिर ग्रे वाटर मैनेजमेंट करना। ग्रे वाटर क्या होता है? जो भी वेस्ट वाटर होते हैं एक्सेप्ट टॉयलेट वाटर को छोड़ के जो भी वेस्ट वाटर होता है, जैसे किचन में या बाथिंग में या किसी चीज़ को धोने में जो वाटर वेस्ट होते हैं उन्हीं को कहा जाता है ग्रे वाटर। तो ODF प्लस एक्टिविटीज़ का मतलब हुआ, ODF तो हम हो गए, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए, अब हमें क्या करना है? उस ग्रे वाटर्स को मैनेज करना है, साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, तो उसी को कहा जाता है ODF प्लस। तो हरियाणा स्टेप्स अप ODF प्लस एक्टिविटीज़ विद ग्रे वाटर मैनेजमेंट। हरियाणा इस चीज़ में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, काफ़ी आगे कदम उठा रहा है ODF प्लस एक्टिविटीज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर यहाँ पे पढ़ें तो एक सिरसी विलेज है, ठीक है, करनाल डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ क्या होता था, वो जो ग्रे वाटर से, ग्रे वाटर मतलब जो नहाने का पानी है, किचन का पानी है, वो रोड पे जमा होता था और उसे बैड ऑर्डर्स आता था, मॉस्किटो डेवलप होते थे, ठीक है। और इसके लिए वहाँ क्या किया गया है? एक वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड स्टार्ट किया गया है। ये वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड क्या होता है? ठीक है, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड अडॉप्ट किया गया है सिरसी विलेज के द्वारा। ये याद रखिएगा आप लोग दिमाग में, सिरसी विलेज के द्वारा एक वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड अडॉप्ट किया गया है, जिसका कॉस्ट 30 लाख है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी ग्रे वाटर्स होते हैं उस पॉन्ड्स में आते हैं, मिलते हैं और सारे ग्रे वाटर्स मतलब पूरे गांव का ग्रे वाटर यानी वो जो वेस्ट वाटर है वो उस पॉन्ड में डेवलप होता है। और इसके साथ साथ उस पॉन्ड में हम मछली पालन भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे हमारा एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ जो स्पॉट है उसको पिकनिक स्पॉट में भी रूप में कन्वर्ट किया गया है। इसमें क्या होता है, वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में क्या होता है कि एक पॉन्ड सैलो मैनमेड बेसिन बनाते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जो भी ग्रे वाटर्स आ रहा है तो उसमें जो ऑर्गेनिक्स जनरली जो किचन से जो निकलता है या नहाने के से निकलता है उसमें जनरली ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक चीज़ को वहाँ पे जो डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक्स इन ग्रे वाटर थ्रू नेचुरल प्रोसेस का मतलब एरोबिक तरीके से उन ऑर्गेनिक चीज़ों को मतलब कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एनर्गेफिरियन पॉन्ड। दूसरा टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुआ है वो है फाइटोरिड प्लांट। तो ढोरका विलेज है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, एक फाइटोरिड प्लांट डेवलप किया गया। फाइटोरिड प्लांट क्या होता है कि एक वेटलैंड तैयार करते हैं हम लोग, वेटलैंड, ठीक है, और जितने भी ग्रे वाटर्स हैं उस वेटलैंड में आके जमा होते हैं, ठीक है, उसमें आके मिलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक खास तरह का प्लांट होता है, वो प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो ऑक्सीजन, वो रूट क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करते हैं और उस ऑक्सीजन के द्वारा एरोबिक एंड एनएरोबिक रिएक्शन होता है और उसके द्वारा जो भी वेस्ट होते हैं वो खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो वाटर होता है वो उस वाटर का इस्तेमाल हम उस वाटर का इस्तेमाल हम फिर से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फाइटोरिड, फाइटो का मतलब होता है फाइटोरिड प्लांट, जो कि फाइटो मतलब बैक्टीरियाज, ठीक है, उस फाइटोरिड मतलब बैक्टीरियाज को जो खत्म कर दे, है ना, प्लांट, ऐसे प्लांट्स होते हैं उसमें। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है वो है कम्युनिटी लीच पिट, ठीक है। तो ये सब टेक्नोलॉजी आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी लीच पिट क्या है कि एक पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे गांव के लिए एक पिट तैयार किया जाता है। पिट क्या होता है, पिट एक गड्ढा तैयार किया जाता है जिसमें सूखने वाली प्रॉपर्टी होती है। तो जितने भी ग्रे वाटर्स हैं उस पिट में जमा होते हैं पूरे गांव के, और वहां से वो लीच होकर ग्राउंड वाटर के रूप में नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये जो महेंद्रगढ़ डोंगली विलेज है नारनौल तहसील में, वहाँ पे एक कम्युनिटी लीच पिट तैयार किया गया है। तो ये 3 तरह के टेक्नोलॉजी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो इन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो हरियाणा है वो ODF प्लस चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो
ये आज का न्यूज़ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा, सीखा, ठीक है। और ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। थैंक यू।